अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। गुज़िश्ता रोज़ शहरियार आफरीदी साहब का एक स्टेटमेंट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से नहीं बल्कि आर्मी चीफ से और DGI से मुज़ाकरात करेगी, इसने एक हलचल मचा दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक टूट फूट भी वाज़े नज़र आ रही है कि जब उमर अयूब साहब या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से शहरियार आफरीदी साहब के इस स्टेटमेंट के हवाले से सवाल किया जा रहा है, तो या तो गोल मोल जवाब आ रहा है या फिर ये कहा जा रहा है कि आप शहरियार आफरीदी साहब से ही सवाल कीजिए। कुछ लाताल्लुक़ी का भी इजहार किया जा रहा है। अब ये शहरियार आफरीदी साहब ने जो स्टेटमेंट दे दिया है, क्या अंदर खाते पार्टी के अंदर कुछ इस तरह की बात चल रही है या पार्टी की बग़ैर किसी पॉलिसी के ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया? इसके अलावा दीगर जो मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मेरे साथ इंतहाई मौजूद मेरे बड़ी अंदर की खबरें देते हैं, तहलका खेज़ इंकशाफात करते हैं, सीनियर सियासतदान हैं सेनेटर फैसल वाजा साहब। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर बनने के बाद आज आप पहली दफ़ा प्रोग्राम में शिरकत करें, सबसे पहले तो आपको इसकी मुबारकबाद। अब ये बताइए फैसल भाई कि जो सारा सिस्टम चल रहा है, सारे मामलात हो रहे हैं, शहरियार आफरीदी साहब का स्टेटमेंट आपने देखा, PTI मुज़ाकरात नहीं करेगी हुकूमत से, लेकिन वो आर्मी चीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो DGI से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये बात करें शहरियार आफरीदी, लेकिन दूसरी तरफ उमर अयूब साहब से बात हो रही है या बैरिस्टर गौहर से बात हो रही है, वो लाताल्लुक़ी का इजहार कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन रहे हैं, उनकी भी हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमती नुमाइंदों से या सियासतदानों से ना हो, बल्कि ऐसे मुक़्तदिरा से ही मुज़ाकरात हों। क्या समझते हैं आप? क्या कुछ आपको आसार नज़र आ रहे हैं या कोई पॉसिबिलिटी है कि माइनस इमरान खान के मुज़ाकरात हो जाएं? बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए, सबसे पहले तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। बाजवा साहब बहुत बुरे आदमी थे PTI के मुताबिक। बाजवा साहब ने रिजीम गिराई थी, याद है आपको? जी जी। फिर उन्हीं बाजवा साहब को हम वापस गए, उनको कहा कि आप एक और एक्सटेंशन ले लें। तो बाजवा साहब गलत थे, अच्छे थे या बुरे थे, वहाँ रोक दें उसको। फिर ये रिजीम आ गई, फिर ये रिजीम ने सब कुछ किया, ये बहुत बुरी रिजीम थी। तो फिर इसी रिजीम से आज आप फिर कह रहे हैं हम फौज से बात करेंगे, क्यों? वही चीफ है, वही अब नए चीफ आ गए और DGI साहब हैं। तो अब आप बताएं, ये उस वक्त बुरे थे, आज अच्छे हो गए, आज अच्छे हैं, उस वक्त बुरे थे। ये क्यों बीच में गेम हो रही होती है? यानी कि जब वक्त पड़ता है हम किसी को गाली दे देते हैं, जब वक्त पड़ता है उसको गले लगाने की बात करते हैं। तो पहले तो ये दोहरा म्यार, और इस सब चीज़ों का फ़ायदा क्या हुआ? फिर ये सब कुछ करने का, धरनों का, वो बच्चे जो मर गए गाड़ी के नीचे आके, जो बेटी बहन हमारी रिपोर्टर शहीद हो गई, ऐसे बहुत सारे लोग गए, अरशद शरीफ का कत्ल उसी ज़माने में हो गया, सब कुछ हो गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये था कि उस वक्त आप चीफ बनने से रोक रहे थे और किसी अपने फेवर को चीफ बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो जब आपने उस वक्त पटेल का जोर लगा लिया, उस वक्त भी आप कहते हैं अल्लाह मियाँ डिवाइन हेल्प आएगी, दुनियावी तौर पे आपने दुनिया का हर रास्ता बंद कर दिया। उस वक्त भी हम कह रहे थे। जब आपने इन्होंने ईमानदारी दिखाई थी, DGI है, तब भी हम उनके हाथ जोड़े थे प्राइम मिनिस्टर साहब के कि सर एक ईमानदार ऑनेस्ट आदमी उसको एलिवेट करना चाहिए। आपने सब जाती जुल्म की। तो अल्लाह मियाँ भी तो है ना, मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। आप जो भी सोच लें, प्लान कर लें, एंड ऑफ द डे वो होता है जो अल्लाह चाहता है। मुझे जहाँ सपोर्ट पार्टियों ने की, वहाँ टेल का जोर बहुत सारे लोग पार्टियों ने रोकने के लिए किया। जो आप बात कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली यही बेसिक कन्फ्यूजन है कि एक तरफ आप अभी भी ये बात कर रहे हो कि मुज़ाकरात होंगे तो उन्हीं से होंगे, दूसरी तरफ आप अस्करी क़यादत का नाम लेकर बाकायदा तनकीद करें, बाकायदा उन्हें टारगेट करें। तो ये क्या इसी वजह से है, नाम बाकायदा इसीलिए लिया जा रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पे उनको लाया जाए या वो आए? क्या हो रहा है? अब तो वो स्टेज गुजर चुकी है। ना तो कोई डील है, ना कोई डील है, ना कोई बातचीत फौज की तरफ से करने को तैयार है। नेचुरली डील और ढील के लिए देखा जा रहा है, लेकिन ना कोई डील तो तब हो गया जब मैं आपका चल के आऊँगा कि बहन आप ये डील ले लें जी। आप इंतजार करती रहे मेरा, पूरी जिंदगी इंतजार कर लें। मैं तो नहीं आ रहा आपका डील, आप मेरे पास आ रही हो तो मैं कहूँगी अच्छा मैं इंतजार में हूँ, आप आएंगे डील लेकर। लेकिन आप कुछ टैक्टिक्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे, मैं किसी तरह मजबूर नहीं, कोई टैक्टिक वैक्टिक नहीं है। देखिए, वो टैक्टिक्स की वजह से आप यहाँ पहुँच गए और आप मजीद दलदल में जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 है कि जहाँ तक हुकूमती मुज़ाकरात की बात है, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये इंतजार साल के बाद खत्म होगा? अभी मुज़ाकरात यही PTI और यही गवर्नमेंट के बीच में मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे। अब देखिएगा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अभी आप देखें, ये सब ड्रामा और आई वॉश हो रही है। ये जो आपको KPK से बयानात नजर आए, तो खान साहब को बताने के लिए कि हम खड़े हो गए, ये तो खड़े नहीं, बैठे नहीं, लेट गए सारे। ठीक है, गवर्नमेंट से कौन नहीं है, और यही प्लान था कि माइनस करके शमूल गंडापुर साहब, PTI का यही तो प्लान है कि वो अंदर रहे और ये आप कह रहे हैं ना बैठे नहीं है, लेट गए। हाँ, तो गंडापुर साहब भी बिल्कुल गंडापुर साहब ही सबसे पहले बैठे नहीं, लेटे। ठीक है, तो हम ही क्यों ड्रामा करें भाई? अगर तो इस्लामाबाद पे कब्जा करने आ रहे हैं, देखिए आप उनकी बॉडी, दिल, दिमाग अगर देखें, कॉन्सेंट्रेट करो उस कैमरे के अंदर, फुटेज के अंदर आपको खुद नजर आ जाएगा।
वो तो मैसेज पहुंचा रहे हैं खान साहब तक लोगों को। खान साहब ने तस्वीर में बहुत शोर मचाया होगा, नोइंग खान साहब, वो जो सबका खुली थी। प्रॉब्लम सारी ये है बहन कि हमें आप डिसाइड ये करना है कि हम ये माजराई की बदमाशी, मौला जट की सियासत निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अब हमें पसंद है या नहीं पसंद है, हम मुखालफत तो कर सकते हैं एक पार्टी की। मैं नून लीग से मुखालफत करता हूँ, मैं पोलिटिकल पार्टी से मुखालफत, मैं उनका जानी दुश्मन तो नहीं बन सकता। वो भी वोट से आए, कम वोटों से आए, हम मैं ज़्यादा वोटों से आगे मिसाल दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ, पीटीआई ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है जी पॉपुलर है, उसका क्या मतलब है? आग लगा दें पूरे पाकिस्तान। यही जिनको चोर लुटेरे कहते रहे हैं, हाँ। इन्हीं के साथ ही मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? पीटीआई करेगी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आज आगे प्रोग्राम बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने इतनी सारी बातों में ज़्यादा की, इधर भी रखेंगे। और ये खान साहब के मंजूरी से होगी? मंजूरी ना मंजूरी नहीं होती। देखें सियासत के अंदर हम तो पागल थे ना, जो खान साहब चांद से बातें कर रहे थे, पार्टी सितारों से बातें कर रही थी, हम उस पर भी खड़े हो गए, ना करें गलत काम ना करें, तो हमें निकाल दिया गया। ठीक है, हम निकल गए, अल्लाह की मेहरबानी है। अब हम तो निकल गए, अब तो सारे जो हैं वो मज़े लेने वाले हैं। वरना आपको लग रहा है इनकी शक्लें हैं कि ये वो इक़्तिदार के मज़े लेंगे, ले रहे, वो मौज लग गई सबकी। अब जो व्हाट्सएप पे हिदायत आती थी, मैं पहले भी 1 साल पहले ही बोल चुका हूँ, वापस आपको बोल रहा हूँ कि वो व्हाट्सएप की हिदायतें भी जाके इन्होंने जमा करा दी हैं। ठीक है, तो खान साहब तो अकेले तो आप मुझे बताएं, तो फिर सियासत का फ़ायदा क्या हुआ इस टाइम पे जब SIFC लेके चल रहे थे? कि मैं अगर आप आज मेरे अंदर लाइट इन द टनल में देखता हूँ, तो मैं गवर्नमेंट को नहीं देख रहा, मैं चीफ के इनिशिएटिव्स को देख रहा हूँ, वो पाकिस्तान के लिए क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर एक आदमी मुखलिस मुल्क के साथ ईमानदार है, स्पॉटलेस आदमी है, और वो एक पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी करने जा रहा है, तो आप खड़े हो उसके साथ, लब्बैक के थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन करें, डिफरेंस अपने चलाते रहेंगे। हम पाकिस्तान को तो आगे लेके जाए, हम पाकिस्तान को नहीं डुबा सकते जी। फिर एक दूसरी तरफ हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक सस्ती आप गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, मर के एक अच्छा इनिशिएटिव आया, गरीब के लिए कोई सुकून हुआ, स्टे ऑर्डर आ गया। महंगाई हो रही थी, रोटी 5 रुपए से 30 रुपए पे चली गई, खुद स्टे ऑर्डर नहीं था कि भाई महंगाई रोको, गरीब का पेट फट रहा है, उसके बच्चे भूखे मरे, 16 रुपए की सस्ती पे स्टे ऑर्डर आ गया। अब आप किस तरह मुल्क चलाएंगे अगर आपका अदालती निजाम 6 से 9, 9 से 6 से खत्म नहीं होगा? ये जो आप इनिशिएटिव की बात करें ना, कल आरिफ हबीब साहब ये मुनीफ फारूक साहब के शो में थे, और उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि जब ताजिरों ने आर्मी चीफ से सियासी तनाव कम करने के लिए सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की बात की, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं और सिर्फ एक सियासी जमात है वो दूसरी साइड पर है। आप फैसल भाई बड़े बाखबर हैं, ऐसी मुलाकातों का हिस्सा भी आप रहते हैं, कुछ समझा सकते हैं क्या मुराद है? कौन सी पार्टी दूसरी तरफ, किसकी बात हो रही है? ठीक है, एक ही पार्टी है ना जो दुश्मन का काम कर गई है। आग लगाना, तंसीबात को, शहीदों का तमस्कर उड़ाना, मतलब इसमें तो रॉकेट साइंस नहीं है ना। देखिए, वेनम और ये गलतियां एक लिमिट लाइन तक तो सबने की हुई है, क्योंकि उनको उस वक्त बेनिफिट होता रहा। अच्छा, उस वक्त की जो रिजीम्स थी वो थोड़ी कमज़ोर भी थी, बात भी करती नहीं। इस बार दोनों चीज़ें गलत हो गई। एक, आप 10 गुना ज़्यादा आगे जो ये सब चाह रहे थे कई 40 सालों से ये पॉलिटिशियंस, वो आपने ट्रे में रख के दुश्मन तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि क्या बात हो ही नहीं सकती फिर दूसरी साइड पर जो जमात है? देखिए, 9 मई के वाक़े के अंदर बात नहीं हो सकती। अब उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, आप इन्वॉल्व है, कोई और इन्वॉल्व है, कोई लीडर इन्वॉल्व है, कोई बहुत बड़ा तुरम खान इन्वॉल्व है, वो तो नहीं बच सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, खान साहब को क्या कह के थक गए थे कि मुनाफिक, खास, जिन भूत, कीड़े, इन सब ने खान साहब के हाथ में बंदूक पकड़ी, कार्ट्रिज अंदर लोड किया, लोड करके बंदूक दी, ट्रिगर चला दो। तो अब तो ट्रिगर जिससे चल रहा है वो ये थोड़ी कह सकता मेरे साथ ही, अभी भी उनको समझ नहीं आ रही। अब हार्पिक आ गया जी। हार्पिक कोई पेप्सी कोला तो है नहीं कि मैं बचपन से पी रहा हूँ, मुझे पता है हार्पिक का टेस्ट कैसे होगा। नंबर 1, लॉजिकल आप चलें, मैं इल्जाम लगाऊँ लॉजिकल। उसका आप कहते हैं कि मेरे सामने 3 कतरे हार्पिक के जहर के डाल दिए, तो अगर मेरी कॉफी में आपने 3 कतरे डाले तो मैं कभी मर जाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा। तो इसका मतलब वो कह रही हैं कि अंदर के लोगों ने उनको बताया कि आपके खाने में 3 कतरे डाल दिए गए। इसी बेस के ऊपर, एक मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर खान साहब ने फिर बयान दे दिए, तो फिर कन्फ्रंटेशन का खत्म होगी। मतलब कान का कच्चा क्यों है आदमी सोचे ना बैठ के। एक्सक्यूज मी, मुझे अभी आपके बंदे ने कॉफी ला के दी, मैं कहूँ इसके अंदर तो जहर था, मेरी तबीयत जाके खराब हो जाए और मैं कहूँ मुझे आपने बहन ने बुलाया था, कॉफी इनके बंदे ने मेरी पहुंचाई, मेरे हाथ में दी, तो ये जहर उन्होंने दे दिया, तो क्या आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपको निकाल देगी? मैंने भी सोची कैसी बेहुदा बात करे फैसल। ठीक है, आज मुझे पिला रही हैं आप, कल रात को मैं बीमार हो रहा हूँ जाके। नौकरों की बातों पर आप यकीन करेंगे, नौकरों की बातों के ऊपर इतना बड़ा लीडर स्टैचर का आदमी यकीन करके टेक ऑन कर जाएगा? क्या कर रहे हैं? पॉपुलैरिटी अल्लाह ताला ने अगर दी है तो पॉपुलैरिटी का ही मतलब ये इसी पॉपुलैरिटी पे आपका एक और स्टेटमेंट भी है, आपने दावा किया है कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उससे उनके जो लोग हैं
मौजूदा जो खान साहब के आसपास के लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं और उनके साथ डबल गेम खेली जा रही है। डबल गेम नहीं खेल रहे, वो नहीं चाहते, 4 साइड से खेल रहे हैं। जी, अब आपने गालिबन 6 ग्रुप्स की बात की है कि खान साहब को नहीं चाहते कि जेल से बाहर आ जाएं वो, और ये 6 ग्रुप हैं। तो इन्हीं ग्रुप्स में से कोई है जो खुद कोशिश कर रहा है किसी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते की? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट तो अभी किसी राब्ते के मूड में है नहीं। यहाँ से कोशिश हो रही है, यहाँ से कोशिश नहीं हो सकती ना। अगर मैं आपके पास आ ही नहीं सकता, आपकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपका कोई वास्ता है एस्टैब्लिशमेंट का। एस्टैब्लिशमेंट अभी फोकस्ड है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, बॉर्डर के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बका के लिए, इकोनॉमिकल मेल्टडाउन को रोक के इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। ये उनका फोकस है। अंधे को भी नजर आ रहा है ये फोकस है। तो किससे आप बात करेंगे जाके? मतलब कोई हम चलते फिरते लोग तो नहीं है कि जाके बात करके, क्या हाल है भाई, आओ बैठ जाओ, मेरे से बात कर लो। मैंने आई थी, बम ब्लास्ट किया था, आपके शहीदों का तबस्कुर हो रहा था, आप मुझसे बात कर लो। फिर आपने सब कुछ क्यों किया था? उसमें आप क्या वजीर आजम बन रहे थे, वोटर को कुछ दे रहे थे, किसी गरीब का पेट भर रहे थे, किसी को स्कूल कॉलेजेस खोल रहे थे, मेडिकल फैसिलिटी, पाकिस्तान को दूध की नहरों से नहलाने वाले थे। आप सिर्फ एक हदफ हासिल कर रहे थे, अपना पसंदीदा आदमी को चीफ लगाना चाहते थे। इसमें रॉकेट साइंस क्यों है? क्यों हम छुपा खुआ के कर्टन के पीछे बातें करते हैं? क्लियर बात करें, स्ट्रेट बात करें, ठीक है। अल्लाह ताला की मदद आ गई, अल्लाह ताला जब चाहेगा तो आप कर सकते हैं। ये तो हमारा फेथ है। फैसल साहब, क्या कोई पॉसिबिलिटी है हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, पीटीआई किसी एक मुद्दे पर एक टेबल पर आकर बैठ जाए? जो क्लीन लोग हैं अभी फिलहाल तो पीटीआई की हुकूमत से रब्ता कर सकते हैं। क्लीन लोगों में इमरान खान भी शामिल हैं या वो भी 9 मई में इन्वॉल्व हैं? और बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो 9 मई वाले हैं उनके साथ बात नहीं हो सकती। 9 मई वालों से बात नहीं हो सकती। इमरान खान से भी हो सकती है। देखिए इमरान खान, देखिए मेरी बात से, अगर वो उसमें से निकल आते हैं तो फिर वो है 9 मई में इन्वॉल्व या नहीं? आप ये तो नहीं कह सकती ना कि ये चीज ऑटो पे चली गई, इसमें ये तो नहीं कह सकते आप, ठीक है। अगर मैं धरना हो रहा था 2022 में, मैं ये कैसे कह सकता हूँ मैं उसका हिस्सा नहीं था? मैं था ना, उस पार्टी में था, उस 4 की कोर कमेटी का भी हिस्सा था जो खान साहब की सारी प्लानिंग का हिस्सा होती थी, ठीक है। तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें आज भी हैं, लेकिन क्योंकि वो अच्छे वक्तों की खान साहब की, तो मैं नहीं निकाल सकता बाहर, ठीक है। वरना शवायद तो इंसान कोई भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन मैं उस तरह का कमजर्फ पीटीआई का वर्कर नहीं हूं जो खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनकी कुर्सियों में भी बैठे हुए। खान साहब को गालियां भी दी, आज उनके हाथ जोड़ के कह रहे हैं 9 में। मैं तो हाथ बांध के नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है। मैं तो पीक पे जब पार्टी थी तब निकाला गया था। मुझे लोग कह रहे थे क्या होगा। अभी मुझे किसी ने क्लिप बजाया अक्टूबर का, शहजाद इकबाल साहब का, वो कह रहे हैं ख़त्म होगी फैसल की पॉलिटिक्स, फलाना होगी। मैंने उस वक्त भी उनको कहा, अल्लाह में अगर रहम है, कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन अर्श से फर्श पे आता है, फर्श से अर्श पे जाता है। ये तो उस पर छोड़ देना। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो किया है वो अल्लाह ताला जानता है। मैं अगेन अपनी बात पे आऊंगी। आपने कहा कि निकल जाएं वो इससे, वो है इन्वॉल्व या नहीं है इमरान खान? देखिए मेरी बात सुने, मुझे आप एक बात बताएं। मैंने आपको कहा ना कि धरना जो हुआ 2022 में, अगर मैं ये आज कहूँ कि मैं उसका हिस्सा नहीं था तो ये गलत बयानी होगी, ठीक है। तो वो हिस्सा कैसे था? मैं पार्टी लीडरशिप के थ्रू था ना। बहुत क्लैरिटी है ना उसके अंदर। हम प्लानिंग का हिस्सा होते थे, कहाँ से जाएंगे, कहाँ बंद करेंगे, क्या करेंगे। इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बहन। ये चीजें देखिए, अरशद शरीफ का केस खुला, अरशद शरीफ का केस खुला, सिंध बदल जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार? अरशद शरीफ के पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, पावर गेम है, उसमें बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे। दो जजेस ने फोन किया खान साहब को, वो किस कैपेसिटी में, उनको क्या प्रोमिस किए गए थे, उनमें से एक क्या चाहता था, क्यों चाहता था, ठीक है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सिंध के लिए, ठीक है। मैं तो बता सकता हूँ ना जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, मैं एजेंसी तो नहीं हूँ इन्वेस्टिगेटिंग। अरशद शरीफ के लिए मैं सबूत तो नहीं आके देता, मैं आपको बता सकता हूँ, आप पहुंच जाएंगे उधर तक, ठीक है। मैं जजेस की बात भी कर रहा हूँ। फिर तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौजूदा सियासी हालात से अरशद शरीफ के कत्ल का क्या लेना देना है? देखिए बहन, अगर वो केस खुल जाए, मैं चाहता हूँ, मैं इवेंचुअली अगर मुझे कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो मैं जजेस की बात भी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अरशद शरीफ का केस है, मेरा दोस्त भी है, शहीद है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका खून रायगा नहीं जा सकता। ये सब चीज़ों का ताल्लुक पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के साथ है, पाकिस्तान के पावरफुल लोगों के साथ है, पुराने दौर के, ठीक है। पाकिस्तान की सेकेंड ईयर लीडरशिप का ताल्लुक है, बिजनेस कम्युनिटी का ताल्लुक है, ठीक है। ये बहुत कुछ लपेटेगा, ये बड़ी गेम है, इसमें बहुत सारे पौध जो है वो मिसिंग है, उसको भी देखें। तो आप, मैं चाहता हूँ बहन, आप ना कुछ इंटरव्यूज़ करें उन माँ बाप के साथ जिनके बच्चे 9 मई में फंस गए और उनको लवारिस हमने छोड़ दिया, ये कह के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उनके जब आप इंटरव्यू करेंगी तो वो ब्रेन वॉशिंग का तरीका आपको बताएंगे और पाकिस्तानी कौम को पता चलना चाहिए। अभी परसों तरसों रैली हुई, खान साहब की पॉपुलैरिटी मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन खान साहब की पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे,
एक नफरत की पॉपुलैरिटी जो इस पीडीएम की हुकूमत की है वो उसके ऊपर आ गई, तो वो ज़्यादा हो गई। लेकिन उस दौरान जो गलतियां हम करते जा रहे हैं उसका इफेक्ट आपको तब आ जाएगा जब आप उस तक तो पहुंचे जिसके माँ बाप जिस चीज से गुजर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि हमारे बच्चे नादान हैं। वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ बेसिकली? मुझे बताइए फैसल भाई, ये पीपल्स पार्टी को लगता है कि जो तहरीक इंसाफ अभी बातें कर रही है, अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया कि इस्लामाबाद पे कब्जे की बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये 9 मई की मनसूबा साजी हो रही है, मनसूबा बन रहा है। अली अमीन गंडापुर जब धमकियां दे रहे हैं तो साद रफीक बातें करते हैं गवर्नर राज लगाने की। अब ये सारी जो हो रही हैं, ये सिर्फ बातें हो रही हैं महज, या फिर वाकई इसके कुछ असरात नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपने आगाज में कहा कि कुछ दिनों में मुज़ाकरात होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, गवर्नर राज वाली बात भी मैंने बहुत पहले आप लोगों के प्रोग्राम में की थी, आपके प्रोग्राम में भी की थी। ये सब तो है, मैंने आपको कहा था सीएम केपी के ट्रबल में आएंगे, मैं वहाँ आज भी खड़ा हूँ, ठीक है जी। नंबर 3 ये है कि देखें कौन किस वक्त झुकता है, लेटता है, इसको अब आप लोगों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप लोगों को फोरम दिए हैं, ठीक है। और आप लोग जब पता करते हैं तो आप लोग शायद वो सब कुछ पता कराते हैं जो कोई भी नहीं पता कर सकता। तो मैं आपसे तो खास तौर पर दरख्वास्त करूँगा आप उनके पेरेंट्स को प्लीज़ इंटरव्यू करें जिनके मासूम सादे बच्चे और कुछ हमारी पार्टी के वर्कर्स थे, उनके साथ क्या क्या गुजरी है, क्या क्या हुआ है। माँ बाप से, बहन भाइयों से तो बात करते थे ना, उनकी तो दास्तान सुनाए ना, ताकि रियासत भी तो देखे समझे क्या हो रहा है, ठीक है। हमें उनको भी तो जो नारे लगाने वाले हैं, जो मासूम बच्चे, उनको बचाना भी तो है। वो माँ बहन बेटियां जो इनमें से मासूम है, जिन्होंने फिजिकली प्लान किया है, फिजिकली अटैक किया है, वो तो आर्मी ट्रायल कोर्ट्स में जाएंगे, चाहे हम उसके लिए कानून की ना बदलना पड़े, ठीक है। क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं इसकी लाइन ड्रॉ कर देनी है। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, सिंपल इज दैट, ठीक है जी। अगर आज आप इजाजत दे देंगे फिर आप दुश्मन मुल्क को क्या करेंगे? देखिए ना, प्रॉब्लम ये है बहन कि आप लोग समेत मेरे सारी पॉलिटिकल पार्टी, पैसा मुल्क से बाहर से लाना हो, फौज, ताल्लुकात फॉरेन फ्रंट्स पे खराब हो जाए, फौज, सैलाब, फौज, नालियां बिछानी है, फौज, सड़कें पुल बनाने, डैम बनाने, फौज, कत्लो गारत हो रहा है, दुश्मन लड़ना है, फौज, बॉर्डर पे कुर्बानियां मारे जाए यंग बच्चे, फौज, सियाचिन में बर्फों के अंदर ड्यूटियां दे, फौज, फिर गाली भी फौज, फिर चीटे भी फौज पे। ये नहीं चल सकता, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सही। अब एक सवाल आपके हवाले से, कुछ दिनों पहले जब 9 मई का सारा अफसाना हुआ, उसके बाद आपने कहा कि पीटीआई बदकिस्मती से दूसरी एमक्यूएम बनने जा रही है, और फिर हमने ये देखा कि जिस पार्टी को आपने मुल्क दुश्मन कहा, एमक्यूएम को, फिर उसी पार्टी के वोट मिले आपको सेनेटर बनने के लिए। देखिए बहन, बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर होती है। मैंने अल्ताफ हुसैन की पार्टी को कहा था, ठीक है, लंदन वाली, तो मैं उस पर खड़ा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर एमक्यूएम की मेरे इल्ज़ामात के बावजूद भी एमक्यूएम पॉलिटिक्स का हिस्सा है तो मैं भी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैंने तो उनका शुक्रिया अदा कर दिया कि मैंने उनको क्रिटिसाइज भी किया, पीपल्स पार्टी को भी किया, राइटली किया, रॉन्गली किया, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि हम आपको वोट तब देंगे जब आप हमारी तारीफ करेंगे। किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की, ठीक है। तो मुझे उन्होंने वोट दिया। वो ये कहने की पोजीशन में थे वैसे? नहीं, वो एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मुझे वोट दिया। मेरे फॉर्म 47 में आप छोले नहीं खा सकते, वो एक्यूरेट है, क्लियर है, सब चीज़ें प्रॉपर है उसके अंदर, ठीक है। मैं ना 2018 में भी क्लियर था, मैं आज भी क्लियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो मेरा तो, मैं एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम झगड़ा था ही नहीं। अगर आप मुस्तफा, और फिर यही एमक्यूएम पाकिस्तान, इन्होंने आपको शमूलियत की दावत भी दी और इसकी कोशिश भी की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मुस्तफा कमाल साहब है जी, मेरे पुराना दोस्त है। अनीस कायम खान है मेरा पुराना। रऊफ सिद्दीकी साहब है मेरे पुराने बड़ा मैं इसको कहता हूँ ग्रेसफुल आदमी है, ठीक है। गवर्नर है मेरा दोस्त है। और किसका आप नाम लेंगी, फैसल सजवारी है, आज से दोस्त नहीं है। खालिद मुगल सिद्दीकी साहब है। तो गए क्यों नहीं सारे दोस्तों की पार्टी में? तो दोस्त तो मेरे पीपल्स पार्टी में भी बैठे हैं। मेरे बड़े जरदारी साहब हैं, ठीक है। मेरे पीपल्स पार्टी में सारी पूरी कैबिनेट मेरी दोस्त है, ठीक है। चेयरमैन साहब का मैं वेल विशर हूँ, अद्दी को मैं बहन कहता हूँ। तो मैं एमक्यूएम ज्वाइन ना करने की कोई स्पेसिफिक रीजन? देखिए मैं ना एमक्यूएम ज्वाइन कर रहा हूँ ना पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने सेनेट में ये लिख के दे दिया, मैं इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे वोट दे दिया, तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के मुझे वोट दिया ना। हमारी दोस्ती में बड़ा क्लियर हूँ, दुश्मनी भी निभाता हूँ पूरी और दोस्ती भी निभाता हूँ। अगर मेरे साथ उन्होंने एक बेहतरी की तो मैं 2 बेहतरियाँ करूँगा। 2 बंदे हैं जो मेरे लिए बहुत उन्होंने बहुत नफीस काम किया। एक पीपल्स पार्टी में जानता नहीं सरफराज साहब, उनको लगता है कि उनकी सीट खतरे में है, कोई भागदौड़ कर रहे हैं आप बचाने के लिए? देखिए अभी हम शादी पे तो गवर्नर साहब भी आए हुए थे, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, इक़्तिदार जो है ना एंड ऑफ द डे ये अल्लाह की तरफ से आता है।
ना बंदे को भीख मांग के मिलता है, ना झुक के मिलता है। अगर आपके लिए पूरी दुनिया देने को तैयार होगी, अल्लाह नहीं राजी, आपको नहीं मिल सकता। और अगर अल्लाह राजी है तो मेरे केस में इस बार भी बहुत प्रेशर था, पीटीआई की मिनिस्ट्री में भी बहुत प्रेशर था, पीटीआई के सेनेटर भी बहुत प्रेशर था। वो राजी था, माँ की दुआ थी, बाप की थी, खाला की थी। इसको ऐसे आसान कर लें, गवर्नर साहब का इक़्तिदार आपको नजर आ रहा है? इक़्तिदार तो सारी जिंदगी का किसी का भी नहीं होता। मैंने उसको अभी भी मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, मैंने कहा जब पैदा हुआ तो पता था तुम गवर्नर बनोगे, ठीक है, तुम अच्छे काम करो, ठीक है, तुम काम करते हो, जिस दिन तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक, तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक, उस दिन तो तुम्हारा लिखा हुआ है, उससे एक दिन आगे नहीं बढ़ सकता, एक दिन कम नहीं। चले, मैं समझ गई फिर आपकी बात। कुछ एक्सटेंशंस हो गई है, मजीद होनी है फैसल भाई? जी बिल्कुल। अच्छा, ये कब तक है एक्सटेंशन? तो आप एक्सटेंशन वायर को भी कहते हैं, आप मुझे नहीं पता किस पस मंजर में कह रही है। आप समझ गए, वैसे मैं किस पस मंजर में कह रही नहीं, अगर आप मुझे आर्मी चीफ के इशारे से बात करें तो बिल्कुल मेरा उस तरह चीफ जस्टिस के हवाले से भी बातें हो रही हैं। वैसे उसके लिए तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन क्या है, देखिए जब समुंदर अबूर करना होता है किसी भी चीज़ के लिए तो अबूर भी कहा जाता है, और जब नहीं करना होता तो बीच में डुबा भी दिया जाता है। तो पाकिस्तान और दुनिया की पॉलिटिक्स ऐसी होती है। जी, मियाँ साहब से दोबारा सदारत की दरख्वास्त की जा रही है, मुकायद हैं, अब भी उन्हीं की हिदायत पर, जैसे कि PMLN कहती है कि जी मरियम नवाज साहिबा भी उनकी हिदायत पर है, शहबाज शरीफ साहब भी उनकी हिदायत पर है, उनकी हिदायत पर ही पार्टी काम कर रही है, तो फिर सदारत वापस देने की ज़रूरत क्या पेश आ रही है? मेरे लिए सारे लीडर्स के लिए एक मशवरा है कि वो अब ज़्यादातर हिदायत ही करें और स्टिकर बन के हर जगह चिपकते रहें, बोरी में चिपक जाएं, बोर्ड पे चिपक जाएं, गाड़ी के ऊपर चिपक जाएं। अक्रॉस द बोर्ड मैं एक्सपायर्ड सबको यही मशवरा दूंगा, आप हिदायत भी करते रहें जी। और हिदायत एक ऐसी चीज़ है जो हिदायत मिलने पे मिलती है, ठीक है, जब आपको हिदायत होगी तो आप हिदायत कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बेहतर है कि एक उम्र के हिस्से में आके आप स्टिकर पोस्टर बन जाए। PMLN का एक मज़ाहमती बयान रहा है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, अगर वो वापस अदालत वापस भी आएगा, जिंदा हो सकता है, वो किसी का बयानिया अब नहीं चल सकता। इट्स टू लेट फॉर एवरीवन। ये बहुत सारी पार्टियों का आखिरी इक़्तिदार है। सही। चंद लीगी रहनुमा ये तासुर दे रहे हैं फैसल भाई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो करीबी साथी हैं उनको इलेक्शन में हरवाया गया और शहबाज शरीफ के लोगों को असेंबली में पहुंचाया गया। ये इंफॉर्मेशन मैं समझता हूँ कि देखें असल में होता क्या है, पूरी दुनिया में लीडर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जो सारे मुरझाए हुई शाखें, तो मैं नहीं कहूँगा मुरझाए हुए पत्ते जो बयान दे रहे थे, वो मुरझाए हुए पत्ते हिदायत पे दे रहे थे, ये चाहे मेरी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, क्योंकि बुग्स और फिर तकलीफ तो होती है ना। देखिए पावर गेम के अंदर तो बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है, भाई भाई आपस में खड़े हो जाते हैं। तो दुनिया का जो दस्तूर है वो दुनिया का दस्तूर सारी जिंदगी चलता है, ऐसे ही चलता है। तो अच्छा तो नहीं लग रहा होगा किसी को भी। अगर वोट मेरा था और सीट किसी और को मिल गए तो मुझे पसंद तो नहीं आएगी ना बात, तो फिर नेचुरल है। सही। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी पिछले दिनों और उसमें कई सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जो छोड़ के जा रहे थे, फवाद चौधरी, अली जैदी, इन लोगों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आ जाएं, लेकिन खान साहब उनको इंतज़ार की तलकीन कर रहे हैं। कुछ ऐसी है इत्तलात, कुछ खबरें हैं, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? देखिए मेरा अपना ख्याल है कि बेशर्मी और बेहयाई की एक लिमिट होती है, और आपको पता है यहाँ तो लिमिट क्रॉस करके चीज़ें होती हैं। जो मैंने तो अभी सेनेट में भी देखा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे वो आज भी उस कुर्सी पे बैठे हुए बेशर्मी से। हम तो रिजाइन, हमने तो कुर्सी की भी वापस की पीटीआई की, खैर बात कहेगा ये पीटीआई की मानत है, वापस ले लो, खुदा हाफिज़, ठीक है। लेकिन इतनी मोरालिटी तो है नहीं। और दूसरा ये है कि जिनके भी आपने नाम लिए वो जाना चाहते होंगे, उसमें कुछ चले भी जाएंगे, लेकिन टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल उनको फेंक दिया जाएगा, क्योंकि खान साहब की भी मेमोरी बोर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो जो उन्होंने देख लिया है, उन्होंने फ़िल्टर में जांच लिया है, लेकिन अभी तक उनको समझ नहीं आ रही कि वो अभी भी राइट फोकस की तरफ जाए। अगर वो आज पाकिस्तान का, अपनी सियासत का, डेमोक्रेसी का ख्याल कर लें तो मेरे ख्याल से मुहतात और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। मज़ीद ऐसा ना हो कि सब उड़ जाएं, सब बह जाएं, कुछ रह जाएं, कुछ आ जाएं और आप उस भंवर के अंदर आखिर तक उस कुएं में गिर के चले जाएं। अगर मुझे मुख्तसरन बता सकें, मुझे बिल्कुल सेगमेंट को क्लोज करना, मियाँ साहब चाइना क्यों गए? चाइना की चीज़ें सस्ती होती है ना और अच्छी होती है। पाकिस्तान के लिए या अपने लिए? देखिए इस उम्र में मैंने आपको कहा, आप घूमे फिरे सच्ची जगह, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, घूमने दें उनको। इस उम्र में उनको ये तो अलाउ कर दें, सब कुछ तो आपने उनका ले लिया है। शहबाज साहब उनकी वो क्या है, वो होते हैं जो लेगेसी को चलाते हैं, बेटा बेटी तो नहीं चला रहे, शहबाज साहब को दे दी ना उन्होंने लेगेसी, तो वो लेगेसी आप घूम फिर रहे हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, एंजॉय करने दें उनको। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसल वाडिया साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की ऑडियो लीक केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पैमरा, PTA, FIA और IB ने दरखास्तों पर समाअत करने वाले जज जस्टिस बाबर सत्तार से बेंच से अलग होने की दरखास्त की है। मुतफर्रिक दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सन 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यादी इसी नौयत के एक दूसरे केस का फैसला कर चुके हैं। इसीलिए अब इख्तिलाफी फैसले से बचने के लिए जस्टिस बाबर केस से अलहदा हो जाएं और इसी नौयत की दरखास्त पर फैसला करने वाला दूसरा बेंच इस मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपनी ऑडियो लीक्स और इस पर FIA की तहकीकात, जबकि साकिब निसार के साहबजादे नजब साकिब ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ पार्लिमानी कार्रवाई को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों की नौयत एक जैसी होने के बाइस इनको एक कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि अगर हमारे फ़ोन्स की निगरानी की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक कोई कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारे दफातर और चेम्बर्स में हमारी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही हो। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया था कि वफाकी हुकूमत ने ISI, FIA और IB समेत किसी भी एजेंसी को फ़ोन रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी। अगर कोई सरकारी एजेंसी ऐसा कर रही है तो ये गैर कानूनी तरीके से कर रही है। वज़ारत दिफा ने अपने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया था कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतादिद सस्ते टूल्स दस्तियाब हैं जिसे कोई भी ख़रीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म भी मुआवजे के बदले ये खिदमात फराहम करते हैं। कॉल्स रिकॉर्ड करने वाले खुद भी कॉल रिकॉर्ड करके बाद में लीक कर सकते हैं या फिर उनका फ़ोन हैक भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑडियो के मंदरजात को तब्दील भी किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही फराहम कर सकते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हुक्काम ने अदालत को बताया था कि उनके पास सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक करने वाले शख्स की शनाख्त की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। ऑडियो लीक के खिलाफ पहली दरखास्त मई 2023 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे ने दायर की थी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने सितंबर 2023 में अदालत से रुजू किया था। इस दौरान पैमरा, PTA, FIA और IB हुक्काम और उनके वकला मुख्तलिफ समातों पर पेश होते रहे, लेकिन किसी ने एक बार भी मोअज़्ज़ज़ जज पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस्लामाबाद जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई तजावीज़ भी सामने आ गई हैं, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी शामिल है। जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को तजवीज़ दी गई है कि अदलिया में किसी भी किस्म की मुदाखलत पर रद्द अमल इदारा जाती होना चाहिए। सिविल सेशन और हाई कोर्ट जजेस को मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद किया जाए। मुदाखलत की सूरत में मुतल्लिका जज 7 रोज़ में रिपोर्ट करे। अगर जज रिपोर्ट नहीं करता तो उसको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहराया जाएगा। सिविल और सेशन जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। हाई कोर्ट कमेटी मामला इंतज़ामिया या अदालती तौर पर देखने का हतमी फैसला करे। इंतज़ामी कमेटी संगीनी के पेश नज़र मामला फुल कोर्ट को भी भेज सकती है। हाई कोर्ट इदारा जाती इत्तेफाक के साथ तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की जानिब से ये तजावीज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए की बात सामने आई है, जिसमें उनकी जानिब से अदालती मामलात में दखल अंदाजी का ये मामला उठाया गया था। आज अहम मौज़ूआत हैं, इस पर बात करने के लिए साबिक वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चेहरा रहे हैं, दानियाल अजीज़ साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब। सर, आप रहे नून लीग का चेहरा, आपने नाअहली तक झेली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन 8 फरवरी को फिर इसी पार्टी के ख़िलाफ़ आपने इलेक्शन भी लड़ा। अब इस वक्त आपका स्टेटस क्या है? आप नून लीग का हिस्सा हैं या पार्टी अपनी छोड़ चुके हैं? बाज़ाब्ता आप बता चुके हैं। बिल्कुल भी मैं नून लीग के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं पार्टी में नहीं हूँ और ना ही मैंने आते हुए नून लीग में कोई दरख्वास्त जमा करवाई थी, ना मैंने जाते हुए। लेकिन ये वाज़ेह है, देखें आप, सियासत एक चीज़ है, ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो सियासत की हद तक रहते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मुझे गिरफ़्तार करवा देना, मेरी बच्चे को गिरफ़्तार करना, उसकी अम्मी को गिरफ़्तार करवा देना, ये कहाँ की शराफत है? मैंने क्या किया था? अभी मैं देख रहा था कि मियां नवाज शरीफ का बयान था कि ये महंगाई जो है ये कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। तो मैंने भी इतनी सी बात की थी, सिर्फ मैंने निशानदेही की थी कि जो लोग ज़िम्मेदार थे उस महंगाई को की तजावीज़ देने के लिए कि इसको कैसे रोका जाए, निपटा कैसे जाए, उन्होंने मीटिंग ही नहीं बुलाई, जिनका नाम एहसन इकबाल है। और उसकी जो नशरियात होनी थी कि हमने बयानिया बनाना था कि ये महंगाई नून लीग ने नहीं की थी, वो बयानिया नहीं बना क्योंकि वो नॉलेज बेस ही नहीं है।
तो इस तरह से मतलब अनाड़ियों के हाथों जब चीज़ें तबाह हो रही थी और पाकिस्तान के गरीब आवाम को मिटाया जा रहा था और सफ़ेद पोश को तबाह किया जा रहा था, मेरे से नहीं रहा गया तो मैंने सर दे दिया। मैंने कोई गलत बात नहीं की, अभी तक भी साबित है। और सब कि मुझे गिरफ्तार करवाया गया, लेकिन सर जिस वक्त आप गिरफ्तार हुए उस वक्त निगरान हुकूमत थी पंजाब में, तो PMLN ने कैसे आपको गिरफ्तार करवाया? बस ये पूरा इलेक्शन जी, वो आप समझ लें किसी के कंधे पे रख पे बंदूकें चलाई गई हैं। ये इंतज़ामिया जो है ये मुकम्मल तौर पर तरफदारी कर रही थी PMLN की। जी बिल्कुल, और मैं उसकी जिंदा मिसाल हूँ। मैं कौन सा को 9 मई वाला था, तो मैंने कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया था। तो इस हद तक जाना कभी भी, हमने बहुत इलेक्शन लड़े हैं, मेरी फैमिली पॉलिटिकल है। मैंने खुद पहला इलेक्शन 1991 में लड़ा था और उसके बाद से मतलब 32 साल हो गए हैं, मैं हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, बहुत कुछ देखा है, मार्शल आई हैं गई हैं, सब कुछ हुआ है। मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ा हूँ पहले, कभी ऐसे इस हद तक गिरी हुई हरकत नहीं की थी किसी ने। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मतलब कमजरफी का मुजाहरा किया है इन्होंने, और ख़ास तौर पे तब कि जब इनकी बारी थी जी। तो मैं कोई अपनी चीज़ें तो डिफेंड नहीं कर रहा था। एक सिविल सुप्रीमेसी की लड़ाई थी, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये सारे जिनके बड़े बड़े नाम आज बैठे हैं, ये सब बिलों में घुस गए थे, ये तो कोई नज़र ही नहीं आते थे, कहीं बाहर नहीं निकलते थे। और बल्कि हमें परेशानी थी इस बात की कि ये कहीं अपना कोई मतलब कोई और पॉलिसी तो नहीं साथ साथ चल रही। तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो बात थी वो ये थी कि सच्चाई के रास्ते पे जंग लड़ी थी। लेकिन उसमें आप देखें उस वक्त कहते थे कि जिसको सोने में तोल लें, ऐसा आदमी ही कोई नहीं है सब कुछ। और फिर एक बेचारा नाबालग जो खुद मेरे से मांग के, जिसने ज़िला काउंसिल की चेयरमैनी ली थी एहसन इकबाल के बेटे ने, ये रोता हुआ गया था प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी दानियाल अजीज़ को रिक्वेस्ट करें मेरा बेटा ज़िबा हो जाना है, क्योंकि इसकी सियासी हैसियत जो है हमारे ज़िले में इतनी नहीं है जितनी नून लीग में ये बना फिरते हैं। तो ये तलख हकीकत है थोड़ी सी, लेकिन बहरहाल मैंने तब भी मतलब पार्टी विशेष के साथ कंप्लाई किया। और जो वादे वदूद हुए, जो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं खुद गारंटर हूँ, वहाँ चोरी नसार भी थे। सर मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि आप तो बड़े करीबी थे मियां साहब के, तो इतने इख्तलाफात पार्टी के अंदर बढ़ रहे थे, आपके मामला इस लेवल पे बढ़ रहे थे, तो मियां साहब ने आपको खुद बुलाया नहीं, आपसे पूछा नहीं? कोई इख्तलाफात नहीं थे, ये चाल चली गई थी, ये चाल चली गई थी। और उस हालत में कि जब मैं एक एक्सीडेंट से मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बचाया हूँ, मेरे वालिद फौत हो गए, मेरी अम्मी चली गई, मेरी बहन, तो मैं ट्रेजेडीज़ में से गुजरता हुआ यहाँ तक मतलब पहुँचा था। और इवन जब मैं अस्पताल में था, मुझे वज़ीर आज़म साहब उस वक्त मिलने आए थे और मैंने उनका भी बाजू नोच नोच को मैंने कहा था कि खुदा के लिए ये महंगाई का कुछ करें और ये इंतज़ामिया ऐसे नहीं चल पाएगी जैसे आप चला रहे हैं। और मैंने उनको सारी बात समझाई थी उस वक्त, इंसेंटिव्स अप्रोच की, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रॉब्लम चाल क्या चली गई, ये जो अहमद इकबाल को बीच में डाल दिया था कि इसको MPA करवाना है, और फिर आखिरकार खुद इलेक्शन लड़ना पड़ गया एहसन इकबाल को, और उसने जानबूझ के ये चाल चली ताकि वो टिकट जो है उसको मजबूरन देनी पड़ी या सेक्रेटरी जनरल को निकालना पड़े इलेक्शन से ऐन पहले। मतलब उसने बिल्कुल तोड़ मरोड़ के सारी जमात को ब्लैकमेल किया, और वो इस बात पे रजामंद नहीं थे। नहीं तो जब शोकाज नोटिस हुआ था मुझे, वो तो चले इसने क्या करवा लिया होगा, लेकिन जब एक सेकंड जब उसका जवाब गया शोकाज नोटिस का, तो पार्टी के तो रोंटे खड़े हो गए थे। इसीलिए तो बाद में फिर मुझे बुला के उनके साथ सुलह करवाने की बातें की गई। लेकिन दानियाल साहब, ये जो सूबाई नशिस्त का मामला था ना, जो अहमद इकबाल साहब के साथ जो मामला हो रहा था, नेशनल पे आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? वो इसीलिए क्योंकि मैं उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा था। मैंने उनको ये कहा कि मैंने खुद भी इलेक्शन लड़ना है, MNA के विंग्स जो हैं वो बड़े अहम होते हैं। ये नाबालिग बच्चा, चेयरमैन इसने जिला काउंसिल की जो चलाई है वो पूरे इलाके में मशहूरी है कि वो एक तो कभी था ही नहीं वहाँ पर। आप कह रहे हैं कि आप उस जिले में, उस हल्के में उनकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िमनी इलेक्शन तो जीत गए। ये इलेक्शन हुए, एहसन इकबाल साहब भी जीत गए, और सूबाई नशिस्त जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में उनका बेटा जीत गया। एहसन इकबाल साहब जैसे जीते हैं, आपने वो सारी फुटेज वगैरह देखी है, आपने फॉर्म 45 देखे हैं जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुए हैं, मैंने जमा करवाए हैं। आप एक और शो करें, मैं ला के आपको दिखाता हूँ, इधर नाजरीन को दिखाएं ज़रा कि जो सरकारी फॉर्म 45 है उस पर क्या लिखा हुआ और ये वाला क्या है। अब तो इन्होंने बड़ा आसान कर दिया, वो तो फॉर्म 47 वाला इलेक्शन था, ये जो बाई इलेक्शन है ये तो इन्होंने कहा कि सीधा सीधा फॉर्म 45 ही लगा दें। यानी 326 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ट्रेन हुए, इलेक्शन कमीशन की 3 रोज़ा ट्रेनिंग हुई, पूरे ज़िले में से सिलेक्ट हुए, और जब 155 पोलिंग स्टेशन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर नोटिफाई होने थे तो उनमें से सिर्फ 6 थे। क्यों?
क्या मंतक है इसके पीछे, मतलब क्या वजह है? और फिर उन्होंने काम कर दिखाया, जिनको लगाया था बिल्कुल किया उन्होंने, और आपके सामने है रिजल्ट। तो आप समझते हैं कि बाई इलेक्शन भी मैनेज है? ये बिल्कुल डंडा बरदार फोर्सें लेके, आप मुझे बताएं एक पोलिंग स्टेशन पे बाकी सारों पे 32% टर्न आउट, एक पोलिंग स्टेशन पे 1,97% टर्न आउट होता है। आपको समझ नहीं आ रही उधर क्या हुआ? कभी किसी तारीख में इलेक्शन में हुआ 97% टर्निंग आउट? बाई इलेक्शन में नहीं, किसी भी इलेक्शन में नहीं, इवन इन जनरल इलेक्शन जी आप चेक लेकिन बाई इलेक्शन में तो कभी नहीं होता। तो ये कहने के मकसद ये वाज़ेह चीजें, अब सारों ने जो है ना शुतुरमुर्ग की तरह सर जो है रेत में दिए हैं, जितने भी महकमे हैं जो भी है वो कहते हैं जी बस ठीक है जी। अभी ऐसा लगता है मुमकिन तौर पर कि शायद मियां साहब वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालेंगे, तब मुमकिन है कि दानियाल अजीज हमें वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने हुए नजर आए। नून लीग की प्रॉब्लम यह है जी, इनके पास हल कोई नहीं है। ये जितनी देर तक इंतज़ामी अमूर इंतज़ामिया चलाती थी और ये रेवड़ियाँ बांटने वाली सियासत करते थे, उतनी देर तो ठीक रहा है सब कुछ। अब मसला ये है कि इंतज़ामिया गल सड़ गई है। आप देखें ना, ये जो मैं आप बार बार कह रहा हूँ, आपके शो पे भी कह देता हूँ, ये जो 590 अरब रुपए चोरी के हैं वापडा के, तो सितंबर में अनाउंस हुआ कि जी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, यानी पटवारी भी लगे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब भी लगे हुए हैं, हर ज़िले में असिस्टेंट कमिश्नर भी लगे हुए हैं, पुलिस भी लगी हुई है, वापडा के एहलकार भी लगे हुए हैं, और उनको जो है ना बरतरफ किया जा रहा है, SDOs को, SCs को डिसमिस किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, उनको वापस पब्लिक डीलिंग पोस्टों से हटाया जा रहा है। इसको मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। और खोदा पार तो निकला चुहा। क्या हुआ उसके बाद कि अभी 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर की एक तकरीब थी, उन्होंने बताया कि जी 58 बिलियन इकट्ठा हुआ है 590 में से। 590 बिलियन का मतलब ये है कि आपका मेरा ये जो आपका स्टाफ है सारा, हमारे बिल बिजली के जो हैं वो 18 रुपए 52 पैसे कम होने थे पर यूनिट। तो आपका बिल अगर 15,000 रुपए आ रहा है किसी गरीब का, तो इसका मतलब है वो प्रॉब्ली 8,500-9 हज़ार आना था मैक्सिमम। तो बहुत फर्क था। तो वो तो नहीं हुआ। अब आप देख लें, आज की खबर है कि ये FBR में क्या किया, फिर वही मार दाड़ कि जी सारों को सस्पेंड कर दें, इनको निकाल दें, इनको ऊपर नीचे कर दें। तो इसमें भी यही होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में, एक मिनट के लिए, पाकिस्तान में इन्होंने बड़े धूमधाम से अनाउंस किया कि हम जी टैक्स नेट बढ़ाने जा रहे हैं, रिटेलर्स को टैक्स में लाना है। बड़ी अच्छी बात है जी, ये तो अरसा दराज से कान पोके सुन के। तो इनका अप्रोच क्या था कि जब डेडलाइन आने को जा रही थी, तो आपको पता है पाकिस्तान में 30 लाख में से कितने रिटेलर्स ने दरखास्त वॉलंटरी टैक्स फाइल किया था? आप गैस करें जरा, वैसे जस्ट ऑफ द टॉप कितना होता है? बहुत कम, 50 जी 50 रिटेलर ने फाइल किया। अब आप उनको निकाल देंगे, जो भी 30 लाख में से 50 लोग, जितना मर्जी आप इनको डराएं धमकाएं, सब कुछ जो है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो ये इनको पता है कि हमने वक्ती तौर पे बैठना है, तो फिर ये वापस पोस्टिंग पे आ जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो है ना, ये चंद अफसरान है, एक माइनॉरिटी ऑफिसर्स की है, ग्रुप की, जो समझते हैं कि वो जमीन आसमान हला। दानियाल साहब मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब अगर आपको खुद बुलाते हैं तब भी नहीं जाएंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि जो इस वक्त बड़ा वाह वेला मच रहा है कि जी वो कपड़े कौन से पहन लिए और इस तरह सी को बात, देखें मेरा इशू ये नहीं है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, और मेरा इशू ये है कि क्राइम के जो स्टेटिस्टिक्स है ना, वो छुपाए जा रहे हैं। अब मैंने खोज करके निकलवा ली हैं। आप दंग रह जाएंगी कि इसी पंजाब में क्राइम कितना बढ़ गया। यानी बहुत सारी मदें ऐसी हैं जिसमें 60% से ज़्यादा बढ़ गया क्राइम एक साल के अंदर। यानी आप समझें कि ऑलमोस्ट वो बहुत सारी मदों में 40%, 50% इस तरह से। और हीनियस क्राइम यानी पिछली निगरान हुकूमत में बढ़ा ना? नहीं, ये पिछले यानी 2022 से लेके दिसंबर 2023 तक ये इस वक्त तो निगरान हुकूमत हुआ ना? PDM की हुकूमत। हाँ जी। तो अब आप कह रहे हैं कि जनाब आप तमगे दे रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, तो भाई वो चीज़ किधर गई? वो अवाम तो मेरे अपने हल्के मरियम नवाज साहिबा तो अब आई हैं, मेरे अपने अब तो वो बड़े इनिशिएटिव्स ले रही हैं, बड़ी एक्टिव नजर आती हैं। आपको तब्दीली आएगी? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्राइम बढ़ गया सारा, इसका क्या इनिशिएटिव है? ये बोरियां बांटने से, ये सोलर पैनल बांटने से कैसे होगा ये? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। ये महंगाई, आपको पता है लास्ट वीक जो 25 थी, आज शायद 27 है, 2 दिन पहले की जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, इसी हुकूमत ने शाया की है। आपको पता है वो क्या है? 27% जो सेंसिटिव इसलिए कहते हैं कि वो गरीब लोगों के लिए जो रोज़मर्रा की अशिया है उसमें से है, और ये यहीं पे अटकी रही है 30% पे पिछले 3 साल हो गए। आपको पता है अफगानिस्तान में शरह महंगाई क्या है?
-8% जी। यानी वहाँ सस्ता ज़माना आ रहा है। और श्रीलंका जहाँ 2 साल पहले दिवालिया निकल गया था और 60% तक महंगाई की शरह गई थी, आज आप गैस करें वहाँ पर क्या महंगाई की शरह है? सर इस सबका जिम्मेदार कौन है? 9%। ये अशरफी है। आप यूएनडीपी की शहबाज शरीफ साहब? बिल्कुल, ये हुकूमत है। ये अगर चाहें तो ये बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कैसे? आप मुझे बताएं कि श्रीलंका में 60% से 1% से कम कैसे आ गई 2 साल में? वहां तो दिवालिया भी निकल गया था। आपने देखा वहां तो प्रेसिडेंसी में जाके वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे जो प्रोटेस्टर थे सारा। आपने देखा सारी वो फुटेज सारी आपने देखी। और हम हमेशा श्रीलंका की बात करते हैं, इस बात पे नहीं, हम श्रीलंका की बात करते कि हमने दिवालिया से बता लिया श्रीलंका की तरह। ये क्यों नहीं कहते कि श्रीलंका की तरह हम 9% पे? इसहाक डार साहब को वजारत खजाना क्यों नहीं मिली? इसीलिए नहीं मिली क्यों उनको इकोनॉमिक्स का ABC नहीं पता। वो जिम्मेदार है। बिल्कुल। वो आप लोग तो पहले कहते रहे कि कामयाब तरीन हुकूमत में वजारत खजाना संभाली है उन्होंने। सुन ले, अगस्त 2022 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में इन्होंने इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर दिया कि हम अभी देखेंगे कि महंगाई किस तरफ जाती है। ठीक है जी। वो रिपोर्ट जो थी अगस्त 2022 की, वो जमील अहमद साहब पोस्ट पे आगे हुए थे, उन्होंने साइन नहीं की। वो एक्टिंग जो इंचार्ज थे उन्होंने साइन की थी क्योंकि उसमें ऑब्वियसली इख्तलाफात थे। उसके बाद डार साहब आ गए, तो जो अक्टूबर वाली थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, उसमें उन्होंने जबरन बिजली के बिलों की किस्तें करवाई। सर मुझे और फिर कह दिया कि हम दोबारा होल्ड करेंगे। मुझे क्लोज करना है, सिर्फ 1 सेकंड। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब ये एहसन इकबाल साहब के साथ आपका तनाज़ा हुआ, इख्तिलाफ हुआ, उसके बाद क्या मियां साहब ने आपको कोई मैसेज भिजवाया था कि आप एहसन इकबाल साहब से माफ़ी मांगे? Is it true? नहीं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा था। एक कमेटी बनी थी जवेद लतीफ़ साहब की और ख्वाजा साद रफ़ीक की। उसमें यह तय हुआ था कि जो वो महसूस कर रहे हैं कि शायद उनको जो है ना गलत निशाना बनाया गया, उसकी वजाहत उन्होंने मांगी थी। सही। तो वो मैंने जो शो कॉज नोटिस है उसमें दे दी थी। और उसके बाद फिर आपका कोई राब्ता नहीं हुआ मियां साहब से? मियां साहब से तो मेरा राब्ता हुआ ही नहीं। मुझे थोड़ा इस बात का अफसोस भी है क्योंकि मेरे दोनों वालदैन चले गए, मेरी बहन चले गई। एक मतलब हमारे कोई रस्म रवाज भी हैं पाकिस्तान में, और इतना कुछ मैंने किया, सब कुछ मतलब नायली भी काटी, सब कुछ किया, लेकिन मुझे जो है ना वो एक्सीडेंट के दौरान ये हमजा शहबाज साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब मुझे हस्पताल में मिलने आए थे, लेकिन मुझे ख्याल था कि शायद उनके वापस आने पे कम अज़ कम एक जो हमारी रस्म रवाज है उनके मुताबिकत में शायद कुछ हो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब को हुक्म लगाया गया कि इनका जो है ना दानियाल को अकोमोडेट करने का फैसला करें। तो मुझे कहा भी उन्होंने कि डोंट वरी, आई विल सेटल इट, और 2 दिन के बाद ये हुआ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानियाल अजीज साहब। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब बात एक अमरीकी यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला एहतजाज पूरे अमरीका में फैल चुका है। इजराइल के नापाक अज़ाइम और मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल की शर्मनाक हिमायत करने वाली अमरीकी हुकूमत को उसके अपने बच्चे ही शर्म दिला रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय अमरीकी सरकार इजराइल की मोहब्बत में अपने ही नौजवानों पर जुल्म ढाना शुरू हो गई है। गज़ा में इजराइली जारहियत के खिलाफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाले एहतजाज का दायरा अब अमरीका भर की 40 जामियात तक फैल चुका है। गज़ा जंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा अपनी यूनिवर्सिटी से गज़ा में इजराइल की फ़ौजी मुहिम से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनी से अलहदगी इख्तियार करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन की तरफ से तालीमी इदारों पर इजराइल के बॉयकॉट का मुतालबा भी किया जा रहा है। तलबा ने तालीमी सरगर्मियाँ तर्क करके अपने अपने तालीमी इदारों के बाहर एहतजाजी खैमा बस्तियाँ बना ली हैं। गज़ा जंग के खिलाफ अमरीकी जामियात में तलबा के बड़े पैमाने के मुजाहिरे आलमी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मुजाहिरों को रोकने और ख़त्म करवाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया की धमकियों से तलबा काबू में नहीं आए तो इजराइल दोस्त अमरीकी हुकूमत ने अपने ही तलबा पर पुलिस को डंडे थमा दिए, जिन्होंने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया, सैकड़ों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन अमरीकी तलबा इजरायली बर्बरियत की हिमायत पर अपनी हुकूमत के सामने डट कर खड़े हो गए और मुजाहिरों की शिद्दत कम होने के बजाय अब बढ़ती जा रही है। अमरीकी तलबा अपनी हुकूमत को दोगला करार दे रहे हैं। अमरीकी जामियात में इजराइल के मजालिम के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों ने इजरायली वज़ीर आज़म की नींदें भी उड़ा कर रख दी हैं। बेशर्मी की इंतहा तब हो गई कि जब 34,000 मासूम फ़लस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू ने अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले एहतजाज को हौलनाक करार दे दिया। अमरीकी जामियात से गज़ा में इजरायली मजालिम के खिलाफ उठने वाली एहतजाज की लहर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के तालीमी इदारों तक जी पहुँची है। पेरिस की जामियात में इसराइली काबिज़ हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते हुए तलबा ने एहतजाजन क्लासेस मुअत्तल की हैं। यूनिवर्सिटी इमारतों पर फ़लस्तीनी झंडे लहराए हैं।
इसके अलावा इंग्लैंड, इटली, सिडनी और मेलबर्न की यूनिवर्सिटीज़ में भी गजा में जारी इजरायली खून रेजी के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज हैं। इसी दौरान आज लाहौर में जारी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन सफ़ीर के खिताब के दरमियान वहाँ मौजूद तालिब इल्मों ने फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। जर्मन सफ़ीर के खिताब के दौरान एक नौजवान ने मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर एम्बेसडर, मुझे आपकी दिलेरी पर हैरानी हो रही है कि आप यहाँ शहरी हुकूक की बात कर रहे हैं, जबकि आपका मुल्क फ़लस्तीनियों के हक़ पर बोलने वालों पर जुल्म कर रहा है। वाक़े पर कॉन्फ्रेंस की इंतज़ामिया ने नौजवानों को हॉल से बाहर निकाल दिया। यहाँ आपको इसराइल और जर्मनी के अस्करी ताल्लुकात के हवाले से भी कुछ हक़ाइक़ बताती हूँ। तनाज़ात पर तहक़ीक़ करने वाली स्वीडिश इदारे स्प्री के मुताबिक अमरीका के बाद जर्मनी इसराइल को हथियार बरामद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। सिर्फ 2019 से 2023 के दरमियान इसराइल की अस्करी दरामदात में 30% हिस्सा जर्मनी का था। 2022 और 2023 में तो जर्मनी और अमेरिका ने तकरीबन एक जितना ही असलहा इसराइल को फराहम किया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल यानी 2023 में जर्मनी हुकूमत ने इसराइल के लिए 2022 के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा बरामदी असलहा लाइसेंस मंजूर किए हैं। दूसरी तरफ बर्लिन की एक तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट बताती है कि 2003 से 2023 यानी 20 सालों के दौरान जर्मनी ने इसराइल को तकरीबन 3.3 अरब यूरो मालियत का फ़ौजी साजो सामान फराहम किया है, जिसमें बेशतर जंगी हथियार थे। याद रहे, गुज़िश्ता साल अक्टूबर में फ़लस्तीन पर मुसल्लत इसमें अब तक इसराइली फोर्सेस 34,000 से ज़ायद अफराद को शहीद कर चुकी है, जिनमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। इसके अलावा हज़ारों शहरी भी ज़ख्मी हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।